नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं कुणाल करण सिंह, जो बेहद ख़ास व्यक्ति हैं, बेहद ख़ास परिवार से आते हैं। इनसे आज आपकी मुलाकात रहेगी, तो आप इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा और ये इंटरव्यू बड़ा रोचक भी होने वाला है और हरियाणा प्रदेश के लिए कई राजनीतिक जो परतें हैं वो भी खोलने का काम करेगा। तो कुणाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आप सबका। कुणाल जी से बातचीत रहेगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक क्षणिक परिचय दे दूँ, उसके बाद जो विस्तृत परिचय है वो भी देंगे। कुणाल जी जो हैं उस परिवार से आते हैं, चौधरी देवीलाल, जिनको जननायक कहा जाता है, चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं। चौधरी देवीलाल के बारे में आप जानते हैं कि वो सत्ता के गलियारे में उस ऊंचे सिंहासन तक गए जिसको प्रधानमंत्री का पद कहा जाता है, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद जो उनके बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो भी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से अगर हम नीचे आ जाएं तो उनके जो 2 बेटे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अजय सिंह चौटाला, और उनकी एक बेटी अंजलि चौटाला। तो अंजलि चौटाला के जो बेटे हैं वो हमारे साथ हैं करण कुणाल सिंह। इनसे हमारी बातचीत रहेगी, एक एक करके इनके बारे में विस्तार से भी जानेंगे। तो मैं इंटरव्यू शुरू करता हूँ, ज़्यादा बातचीत में समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ बातें बता दी, अगर फिर भी आप अपने परिवार के बारे में कुछ और बताना चाहते हो तो बता दीजिए, जिससे इस इंटरव्यू की रोचकता और देखने की जो संजीदगी है वो बढ़ जाए। देखिए नवल जी, चौधरी देवीलाल जी का नाम सारा जग जानता है और ताऊ के नाम से वो प्रसिद्ध रहे। आज भी लोग, जहाँ भी मैं जाता हूँ टोहाना हलके में, प्रत्येक गांव में मुझे कहा जाता है कि ताऊ देवीलाल जी के परिवार से चौटाला साहब का दोहता, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का भांजा। इस तरीके से लोग मुझे सम्मान देते हैं, मान देते हैं और मैं उनका आभारी रहता हूँ। चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में रहे। उसी वृक्ष की कहीं एक छोटी सी टहनी पे एक छोटा सा पत्ता मैं भी हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई बहुत ही बड़े अच्छे कर्म रहे होंगे कि इस परिवार में जन्म लेने का हमें भी अवसर मिला, और कोशिश यही रहेगी कि आगे चौधरी देवीलाल जी का नाम कैसे रोशन किया जाए। उनकी जो कार्यशैली रही, उनकी जो विचारधारा रही, उसको आगे हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में कैसे लेकर के जाया जाए। बातचीत शुरू करते हैं। चौधरी देवीलाल जिन्होंने पूरे हरियाणा को एकजुट करने का काम किया, क्या कारण रहा कि उनका परिवार ही एकजुट नहीं हो पाया और उसमें भी डिवीज़न हो गया और अब पार्टी जो है बिखरती चली गई? देखिए, मैंने कहा कि चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में रहे, और वृक्ष पे तो पतझड़ आएगा तो कई पत्ते टूट करके गिरेंगे, कई टहनियाँ भी टूट कर। वो तो खुद का ही परिवार हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ। और कुछ कई बार ऐसी बीमारियाँ भी लग जाती हैं पेड़ों में, पौधों में। तो मैं ये मानता हूँ जिन्होंने इस परिवार को ख़राब करने की कोशिश करी, किसी न किसी प्रकार की उनके अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी। अब कुणाल सिंह किस तरफ हैं लंबे समय से? मैं चौटाला साहब का नाती हूँ और बड़ों का आदर करने वाला हूँ। जैसे ही जो भी चौटाला साहब के आदेश होंगे, उन आदेशों पे चलने वाला हूँ। तो हम हमेशा एक ही साइड अपने बड़ों का आदर करने वाली तरफ रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ, और मरते दम तक यहीं रहेंगे। तो मामा जी की बजाय नाना जी की बात सुन रहे हैं और इनेलो पार्टी में ही आज के वक्त में हैं। पिछले लंबे समय से इनेलो की एक्टिविटी को लेकर एक आपकी सक्रियता तो देखी जाती है, मगर अब की बार के चुनाव में देखा जा रहा है, नाम चल रहा है आपका कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसा है, अब हमारा गठबंधन हो गया है हरियाणा प्रदेश में। 37 सीटें बीएसपी लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी, और 53 सीटों पे आईएनएलडी लड़ेगी चुनाव। तो आज ये कहना कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ बहुत जल्दी है। यदि पार्टी मेरे पे अपना विश्वास दिखाती है, मैं इनेलो बसपा दोनों पार्टियों की अगर पसंद रहा तो ज़रूर मैं ये चुनाव लड़ूंगा। मेरी इच्छा भी है टोहाना हलके के लोगों की सेवा करने की, और मैं एक प्रण लेके भी ये चुनाव लड़ूंगा कि टोहाना का जो एक सुधार करने की बात है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहते हैं, सत्ता जब भी आती है जिस भी पार्टी की, उस सत्ता में भागीदार होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है काम नहीं करते। सत्ता आते ही उसके लोभ लालच में डूब जाते हैं। हम तो ये मानते हैं जब पैदा हुए थे और आज जितनी भी उम्र हो गई है, हम सत्ता में ही रहे हैं, क्योंकि हमारी सत्ता, हमारे सीएम, हमारे पीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, ताऊ देवीलाल जी हैं। हम कभी सत्ता से बाहर नहीं रहे। जनता के काम हमने तब भी कराए, आज भी कराते और आगे भी कराएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं इस हल्के में हमारी सरकार में तो हम भागीदारी आ गई, हमारी चलती नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पहले भी चलती थी, आज भी चलती है और आगे भी चलेगी, क्योंकि जनता के काम कराने के लिए अगर कोई पीछे रह जाता है तो वो उसकी कमी है। तो मैं एक अलग विज़न लेकर के टोहाना हल्का की जनता के बीच में आऊँगा, और उस विज़न के तहत इस हल्के का पहली बार
नक्शा बदलने का काम अगर कोई करेगा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में मेरे से ये उम्मीद मैं मान करके चल रहा हूँ कि मैं इसका नक्शा बदलने की कोशिश। आपके दिमाग में टोहाना के विकास को लेकर क्या एजेंडा फिट है जो आपको लगता है कि काम नहीं हो पाए और काम होने चाहिए? मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे हलके में क्या क्या कमियां हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा खिंच जाएगा। आज बात करूं कि मौजूदा हालात के अंदर बस स्टैंड की, तो 10 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि टोहाना के अंदर नया बस स्टैंड बनेगा, जिसका निर्माण अभी 6-8 महीने पहले शुरू हुआ है। बात करूं सड़कों की, तो हमारे कैंची चौक से लेके सुरेवाला चौक, जो कि हमारे हलके को नेशनल हाईवे से जोड़ता है, वो सड़क पिछले 8-9 साल से गड्ढों के रूप में पड़ी है, अभी भी उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। मैं बात करूं अस्पताल की, जहां डॉक्टरों की कमी है और अस्पताल जर्जर हालत में था। सब डिस्कस करते हैं कि हम अस्पताल बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज लाने की भी बात करेंगे, जबकि सिविल अस्पताल की हालत इतनी ख़राब थी और अब जाते जाते इस सरकार ने उसका निर्माण शुरू कराने का कार्य किया है। कहने की बात यह है कि स्कूल कॉलेज तो हल्के के गांव में हैं, पर फिर भी जो रतिया के साइड गांव लगते हैं वहाँ बच्चों को रतिया स्कूल में जाना और कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। भूना के साइड जो हमारे गांव लगते हैं वहाँ भूना जाकर के पढ़ाई करते हैं, फतेहाबाद जाकर के पढ़ाई करते हैं, टोहाना आकर के पढ़ाई करते हैं। स्कूल कॉलेज हैं, उनमें मास्टर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। हालात ऐसे हैं कि अभी 4 दिन पहले टोहाना में बारिश हुई और पूरा टोहाना डूब करके रह गया। हर बार मैं देखता हूँ कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे गठबंधन की सरकार रही हो, हमेशा टोहाना के अंदर 2 बूंद बारिश के अंदर पूरा शहर डूब जाता है। और शहर जब डूबता है तो ये मान के चलो, अमीर आदमी की ऊंची कोठी में पानी नहीं घुसता, गरीब आदमी की नीची कोठी के अंदर, घर के अंदर तक पानी घुस जाता है। सबसे पहला विजन जो आपको ये काम बताए हैं, इसको बदलने का काम करूँगा। एक मुद्दा रह जाता है जब हम लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो युवाओं के रोज़गार से बात जुड़ती है और ये कहा जाता है कि टोहाना में युवाओं को वो रोज़गार नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। आप भी युवा हैं, 35 साल के आप हो गए, आपने देखा होगा, युवाओं से आपकी मित्रता भी रही होगी। इस समस्या को किस तरह से महसूस करते हैं और क्या इसको दूर करने का कोई आइडिया है आपके दिमाग में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने बहुत अच्छा युवाओं का लेकर के जो सवाल उठाया है। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल के वर्ष के अंदर, जब से बीजेपी और जेजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही, हमारे अधिक मात्रा में युवा साथी विदेश की ओर मुँह कर गए। और विदेश जाना कोई आसान बात नहीं है। गांव में जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो अपना मकान बेचता है, अपनी ज़मीन बेचता है और फिर अपने बच्चे को किसी एजेंट के हाथों में डाल करके लाखों लाखों रुपए दे करके विदेश भेजने का काम करता है। और दुर्भाग्य ये होता है कि उनमें से बहुत सारे साथी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, रास्ते में गुम हो जाते हैं, रह जाते हैं, कईयों की तो लाश तक नहीं मिलती। ये हालात हो जाते हैं। इसका श्रेय अगर किसी को हरियाणा प्रदेश में जाता है तो मैं ये कहूँगा कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को जाता है। नहीं तो आज बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं होती। दुष्यंत चौटाला का जो लालच रहा आपस में, उस लालच के चलते हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ा गया। बीजेपी वाले साथ मिले और उन लोगों ने मिलकर के एक अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने का सबसे ज़्यादा नुकसान युवा साथियों को हुआ। हमारा तो मैनिफेस्टो भी ये कहता है कि प्रत्येक घर से एक नौकरी हम देंगे। जो दूसरा साथी रह जाएगा घर में, जब तक उसको नौकरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देनी होगी तो वहाँ भी प्रोवाइड कराएंगे। जब तक नहीं दे पाएंगे 21,000 के रूप में उसका मान सम्मान का भत्ता उसको देंगे। मैं उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं कहूँगा, उसके मान सम्मान का भत्ता देंगे, ताकि उसको ऐसा ना महसूस हो पाए कि वो घर में खाली बैठा है, कोई ना कोई कार्य में लगा रहे और 21,000 रुपये की राशि उसको सरकार की ओर से दी जाएगी। वर्तमान समय में टोहाना में जितने भी लोग चुनावों के लिए आ रहे हैं, जितने नाम आ रहे हैं, ख़ास तौर पे पार्टियों से, वो उम्र में आपसे ज़्यादा बड़े हैं, एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा माना जा सकता है। डायरेक्ट राजनीति का, वैसे नहीं कह रहा, आप तो चलो चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं, ओम प्रकाश चौटाला आपके नाना जी भी हैं, आपके मामा जी, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष हैं, दोनों मामा जी आपके साथ हैं। क्या लगता है कि उतना राजनीतिक अनुभव आप ले पाए हैं लोगों के बीच में, या आपको डायरेक्ट मिल पाया है, या आपके परिवार के संस्कार आपको इस तरह से मिले हैं कि जो ये राजनीतिक महाभारत होता है इसकी उलझनों से पार पा पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे दादाजी ब्रिगेडियर करण सिंह फ़ौज में डीजी रिटायर हुए, हेड ऑफिस कोर। मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, हरियाणा सरकार के साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग के डीजी रिटायर हुए। तो मेरे अगर फादर और ग्रैंडफादर की ओर देखें तो राजनीति से कोई लेन देन नहीं रहा, मगर अगर मेरी मदर की साइड देखें तो आपने कहा सारा परिवार, आज 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ हो गई हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं।
मैंने हर तरीके का माहौल देखा, फौज का भी, सरकारी नौकरी का भी और राजनीति का भी। पर मैंने ये माहौल इसलिए चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चौधरी देवीलाल जी ने त्याग किया है, जो संघर्ष किया है, वो आज तक हरियाणा प्रदेश के वासियों के काम आ रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में बुढ़ापा पेंशन का रखूँगा। चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन जब लागू करी तो बहुत सारे लोगों ने कहा, इवन चौधरी बंसीलाल जी ने कहा कि कैसे लागू करेंगे। उन्होंने कहा, मैं भेड़ बकरी चराने विधानसभा नहीं जा रहा, मैं कानून बनाने जा रहा हूँ और कानून बनाऊंगा और नीचे लिख दूंगा देवीलाल। और 100 रुपये उस ज़माने में, जब 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी, बुढ़ापा पेंशन लागू करी थी। ये सरकार मौजूदा 3000 पे ब्रेक मार करके बैठी है और हमारे हजारों लाखों बुज़ुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। हमारा तो घोषणा पत्र ये कहता है कि पहली कलम से 8 तारीख को जब हरियाणा विधानसभा में इनेलो बसपा गठबंधन सरकार बना करके घुसेगी तो पहली कलम से 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। और साथ में, जैसे आपने हल्के की बात करी कि बड़े बड़े लीडर्स की, कि वो उम्र में मेरे से बड़े हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने इस भाई, इस बेटे को आशीर्वाद दें, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों। अगर मेरे से बड़े हैं तो बड़ों से मैं तो आशीर्वाद मांगूंगा और आशीर्वाद मांग के ये कहूँगा कि आज युवा साथियों का ज़माना है, युवाओं को आगे लेकर के चलना है, आगे बढ़ाना है। तो आप लोग पूरे हलके के साथी मुझे आशीर्वाद दें और मुझे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में अपने हलके टोहाना की आवाज़ उठाने के लिए भेजें। ऐसा माना जाता है कि आप पारिवारिक तौर पे तो उसी पार्टी है जो हाई कमान होती है, और आमतौर पे कहता है हाई कमान से पूछेंगे, हाई कमान से बातचीत करेंगे। तो हाई कमान तो आपके नाना जी ही हो गए और मामा जी भी हाई कमान में ही हैं। तो ये बताइए कुछ अंदर की बात कि पूरे हरियाणा के चुनाव को लड़ने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, जैसे बसपा से तो गठबंधन हो गया, क्या कुछ और भी रणनीति बनाई जा रही है गठबंधन की, जैसे सुनने में आता है, या फिर कोई और विशेष रणनीति अब के चुनाव को जीत ही लेने की, ऐसी कुछ बनाई गई है? मैं तो कहूँगा शिव जी के त्रिशूल की तरह त्रिकोणा गठबंधन है ये, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ इनेलो और बसपा और इनेलो का नहीं है। ये गठबंधन इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है, और ये जब जनता के साथ गठबंधन हो जाता है तो और किसी पार्टी या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हमारे बीच में एक साझा तौर पे इनेलो बीएसपी के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि अगर कोई और हमारी विचारधारा की, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा विचारधारा की पार्टी हमारे साथ लग करके अगर गठबंधन को मजबूती देना चाहेगी तो हम उनको भी सीट शेयरिंग में रखेंगे, उनको भी आगे लेकर के आएंगे। पर आज के दिन तो ये गठबंधन इनेलो बसपा का हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है, और जनता के साथ हुआ हुआ गठबंधन हमेशा कामयाब होता है। इससे पहले भी गठबंधन हुआ था और गठबंधन फिर टूट गया था, पहले होते रहे हैं, बसपा के साथ भी हुए हैं। अब की बार का गठबंधन पहले वाले गठबंधनों की तरह से किस तरह से इतर देखते हैं, अलग देखते हैं? देखिए, पहले आपने ठीक कहा, कई बार गठबंधन हुआ है इनेलो बसपा का और कई बार टूटा है, लेकिन वो तोड़ने वाले जो साथी थे आज वो हमारे साथ नहीं है। आज उनकी विचारधारा हमारे से मेल नहीं खाती और उनको हजम नहीं होता था कहीं ना कहीं कि इनेलो बसपा क्यों साथ चल रही है, क्योंकि किसान मजदूर की एकता इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो गैर चौधरी देवीलाल और गैर मान्यवर काशीराम जी की सोच से अलग है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं ये मानता हूँ कि इस बार ये गठबंधन भाई बहन का भी है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी और मायावती जी ने रक्षाबंधन पे एक भाई बहन का रिश्ता भी निभाया है। तो भाई बहन का गठबंधन इस बार तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस बार तो अगर टूटेगा तो विधानसभा का ताला, और वो 8 तारीख को हम तोड़ देंगे। ये हमारे साथ कुणाल करण सिंह, जिन्होंने पूरी बातचीत रखी, एक विशिष्ट परिवार से आते हैं, राजनीतिक घराने से आते हैं, और जो इन्होंने बात कही कि अब की बार जो गठबंधन मान्यवर काशीराम जी का है और जननायक देवीलाल जी का है, वो गठबंधन नहीं टूटेगा, बहन भाई का गठबंधन है जो नहीं टूटेगा। और इसके साथ जो इनकी उम्र है जो 35 वर्ष, और ये कह रहे हैं कि इनके पास वो सारा विज़न है जिससे टोहाना का जो विकास है उसको गति मिलेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय से ज़रूर हमें परिचित करवाएगा, और देखते रहें, बने रहें हमारे साथ दैनिक भास्कर डिजिटल के साथ।